गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्वों की उपलब्धता और इनके कुछ परमाणविक गुण जैसे आयनन एंथैल्पी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इनके भौतिक गुण। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वर्ग 17 के तत्व। देखो, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम हैं, तो उसमें जो 17वां कॉलम है उसके तत्वों का अध्ययन हमको करना है। देखो, वर्ग 17 में ये तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और ये टेनिशाइन। ये है एस्टेटिन और ये तत्व है टेनिशाइन। तो वर्ग 17 में ये तत्व आते हैं। ध्यान रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनिशाइन। देखो, ये जो वर्ग 17 के तत्व है इनको हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन, हैलोजन्स भी इनको बोलते हैं। देखो, हैलोजन इनको क्यों बोलते हैं? जो हैलोजन वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। शब्द का नाम है हैलो। हैलो का मतलब होता है सी साल्ट, मतलब समुद्री लवण, और जन्स का मतलब होता है बोर्न। तो इसका मतलब ये हो गया समुद्री लवण पैदा करने वाले, समुद्री लवण पैदा करने वाले या समुद्री लवण उत्पन्न करने वाले। जो सी साल्ट होते हैं ना, समुद्री लवण जो होते हैं ना, वो इन्हीं से बने होते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें मुख्यतः होता है। तो इन तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन्स क्यों कहते हैं? एग्जामिनर भी पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं ये समुद्री जल में लवणों के रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इन तत्वों को हैलोजन्स बोलते हैं। देखो, जो ये एस्टेटिन और ये जो टेनिशाइन तत्व है ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनमें से जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा किरणें इनमें से निकलती रहती हैं। हैलोजन जो होते हैं ये बहुत अभिक्रियाशील अधातुएं हैं। हैलोजन क्या होते हैं? ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातुएं हैं। तो हैलोजन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से तत्व हैलोजन होते हैं, किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और उनको क्यों कहते हैं हैलोजन। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धता की। उपलब्धता मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं अक्रेंस। देखो, जो फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व है, फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व बहुलता में पाए जाते हैं पृथ्वी पर, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व होते हैं, जबकि ये जो ब्रोमीन और आयोडीन तत्व होते हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो फ्लोरीन तत्व है, फ्लोरीन तत्व एविले फ्लोराइडो के रूप में, ये निम्न खनिजों के रूप में पाया जाता है। जो फ्लोरीन तत्व के खनिज है कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट सूत्र होता है 3CA3PO4 का होल ट्वाइस CaF2, है ना? ये सूत्र होता है फ्लोर एपेटाइट का। और क्रायोलाइट का सूत्र आपको पता होना चाहिए Na3AlF6। फ्लोर
फ्लोरस्पार का सूत्र होता है CaF2। तो जो फ्लोरीन तत्व होता है ना, ये एविले फ्लोराइडों के रूप में मुख्यतः इन खनिजों के रूप में पाया जाता है, फ्लोरेपेटाइट और क्रायोलाइट फ्लोरस्पार। अब बात करते हैं ये जो बाकी के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व होते हैं, ये समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व समुद्री जल में इनके क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो के रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों के ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइडो के रूप में पाए जाते हैं। और समुद्री जल जो होता है ना, नमकीन होता है बहुत ज़्यादा। तो जो समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल में मुख्यतः ये होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में मुख्यतः क्या होता है, 2.5% उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। जो समुद्री निक्षेप होते हैं, जो शुष्क हो जाते हैं किनारों पर, तो जो शुष्क ड्राई समुद्री निक्षेप होते हैं ना, उनमें NaCl, सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट होता है KCl, MgCl2, 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट। तो शुष्क समुद्री निक्षेपों में सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट जैसे यौगिक होते हैं और कार्नेलाइट में ब्रोमीन तत्व पाया जाता है। समुद्री शैवाल होते हैं समुद्र में, समुद्री शैवालों में और चिली साल्ट पीटर में, समुद्री शैवालों में और चिली साल्ट पीटर, और क्या बताया मैंने, समुद्री शैवाल, इनमें आयोडीन जो होती है ना, आयोडेट व आयोडाइडो के रूप में होती है, आयोडाइड के रूप में होती है। जैसे ये है NaIO3 सोडियम आयोडेट, KiO3 पोटेशियम आयोडेट, और ये NaI सोडियम आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो जो आयोडीन होती है ना, आयोडीन कम मात्रा में पाई जाती है, और ये समुद्री शैवालों में, और जो चिली साल्ट पीटर होता है ना, चिली साल्ट पीटर NaNO3, उसमें जो आयोडीन होती है ये आयोडेट और आयोडाइड के रूप में NaIO3, KiO3 है ना, इस रूप में पाई जाती है। और ये जो टेनेसाइन तत्व होता है, टेनेसाइन तत्व एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इसका निर्माण जो होता है ना, बहुत कम मात्रा में इसका निर्माण होता है, और इसकी अर्धायु भी बहुत कम होती है, 1 मिलीसेकंड इसकी अर्धायु होती है। तो इसका निर्माण अल्प मात्रा में होने के कारण और इसकी अर्धायु अल्प होने के कारण इसका जो रसायन है टेनेसाइन का, वो अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। तो जो हैलोजन है ना, इनमें हम मुख्यतः यहाँ तक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। और जो ये एस्टेटिन है, एस्टेटिन जो होता है ना, एस्टेटिन भी एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो ये बात हुई हैलोजनों की उपलब्धता की। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन बहुत अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, और ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, हमेशा ये संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। और ये जो मैंने खनिज लिखवाए आपको, इन खनिजों के रूप में ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्ग 17 के तत्वों के कुछ परमाणविक
परमाणविक व भौतिक गुणों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है ट्रेंड, है ना, ट्रेंड। वर्ग 17 के तत्वों के कुछ परमाणविक व भौतिक गुणों की प्रवृत्ति। पहला परमाणविक गुण देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np5 होता है। जो वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं? ये फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टेटिन, इनके जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np5 होता है। सबके बाह्य कोश में ये 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ना, उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इनके बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है ना, ये 2 के याद रखो। और आगे इसमें 18 जोड़ दो, 18 जोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 35। फिर 18 जोड़ो, 18 जोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना बैठेगा? 53। अब फिर 32 जोड़ो तो 85 हो जाएगा, है ना। यहाँ हमने 8 जोड़ा, फिर यहाँ पे 18, फिर 18, फिर 32, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। देखो, अगर सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनके सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 1s2 2s, सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7, है ना। और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। इसका होगा 2 8 18 7। इसका होगा 2 8 18 18 7। इसका होगा 2 8 18 32 18 7, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन इतने ही होने चाहिए, है ना। 8 2 10 17, इतने ठीक हो गया। 18 दूनी 36, 36 46 और 7 53, और ये हो जाएगा 50 60 70 78। तो ये तो हो गए इनके सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हो 1 मतलब SPDF के रूप में, तो इसका विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा, इसका विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, है ना। देखो, N तो हो गया बाह्य कोश, है ना, ये, और S कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, P कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। सबके बाह्य कोश में, जो बाह्य कोश है ना, इसमें 2 कोश से बना, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम का। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूरा कोश भरे होते हैं हीलियम में, तो ये 2s2 2p5, है ना। अगर इसका लिखें विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होगा इसका? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और ये 3s2 3p5। सबके बाह्य कोश में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, ये यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम नियोन का। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं का होता है नियोन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये यहां से यहां तक हो गया नियोन, और ये हो जाएगा 3s2 3p5। इसी प्रकार से हम इनका लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नियोन के बाद में आर्गन आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2 4p5। देखो, इसका होता है क्रिप्टन 4d10, इसका 4d10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 5s2 5p5।
और इसका हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन का 4f, इसमें f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4f14, 5d10, 5d10 से पहले 4f14 लिखेंगे, और ये 6s2 6p5। तो देखो जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजनों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, s2p5। देखो सबके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, s2p5 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 s2p5, है ना। ये 5 और ये तो इनके बाह्य कोश का नंबर है ना। तो इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है NH2NP5। अब वो अगला परमाणु गुण देखते हैं, परमाणु व आयनी त्रिज्या। अगला परमाणु गुण क्या है, परमाणु व आयनी त्रिज्या, परमाणु व आयनी त्रिज्या। देखो जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन क्या है, ये वर्ग 17 के तत्व है, हैलोजन वर्ग 17 के तत्व है ना, ये हैलोजन। देखो जो हैलोजन होते हैं ना, आवर्त में कोई सा भी आवर्त हो, देखो ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में है, ये चौथे पांचवें छठे आवर्त में है, कोई सा भी आवर्त हो, किसी आवर्त में हैलोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है या जो आयनी त्रिज्या होती है वो सबसे कम होती है। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, किसी आवर्त में जो हैलोजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि आवर्त में हैलोजनों का आकार जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि हैलोजनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिकतम होता है। तो इसी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो किसी आवर्त में हैलोजनों की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्योंकि उनमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होता है वो उच्चतम होता है। और जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। देखो ये इसमें 2 कोष है, 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष, 6 कोष। तो जब हम किसी वर्ग में, देखो ये वर्ग 17 में जब हम नीचे की ओर चलते हैं ना, तो परमाणु व आयनी त्रिज्याएं जो होती है ना इनका मान बढ़ता है, क्योंकि नीचे की ओर चलने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, कोष बढ़ जाते हैं, कोष बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी घट जाता है। तो क्योंकि जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु व आयनी त्रिज्याएं बढ़ती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अगला परमाणु गुण देखते हैं, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। आयनन एंथैल्पी, देखो आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं किसी परमाणु के बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है उस तत्व की आयनन एंथैल्पी। अब बताओ जो हैलोजन होते हैं, आवर्त में हैलोजनों की आयनन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए। देखो आवर्त में हैलोजनों का आकार सबसे छोटा होता है ना, क्योंकि उनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण बल से नाभिक से जुड़े होते हैं, तो इसलिए हैलोजनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा चाहिए, है ना, यानी कि इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। तो जो हैलोजन होते हैं ना इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, इनके परमाणुओं का आकार छोटा होता है। अब बात करते हैं देखो वर्ग में नीचे की ओर,
मतलब देखो हम ये पढ़ रहे हैं तत्वों के कुछ परमाणविक या भौतिक गुणों की प्रवृत्ति, मतलब ट्रेंड। देखो ट्रेंड क्या है आयनन एंथैल्पी में, देखो जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो कोष बढ़ते हैं, यानी कि कोष बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु जितना बड़ा होता है उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, निकलने में जितनी ऊर्जा चाहिए आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो इसलिए वर्ग में नीचे की ओर चलने पर हैलोजनों की जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। अब हैलोजनों का अगला गुण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। किसी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो कहलाती है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। या कहते हैं कि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु का ऋणायन बन जाता है, तो किसी परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो जो हैलोजन होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ये है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इनके मान दिए हुए हैं, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान माइनस इतना होता है, क्लोरीन का इतना होता है, ब्रोमीन का इतना, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक मान ये प्रदर्शित करता है कि परमाणु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज़्यादा ऋणात्मक होने पर परमाणु ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा ऋणात्मक किसका है, क्लोरीन का, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देखो जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, अगर हम फ्लोरीन की बात अभी ना करें, तो जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। मतलब परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कम आसानी होती है, क्योंकि परमाणुओं का आकार नीचे की ओर चलने पर बढ़ता है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होना चाहिए। देखो जैसे अब बात करते हैं यहाँ इस फ्लोरीन की। देखो जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है ना वो सबसे कम होती है, और इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी इनमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होने की वजह, बहुत छोटी होने और इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बहुत ज़्यादा होने पर भी इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना वो क्लोरीन से कम ऋणात्मक है। मतलब ये क्लोरीन से कम आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका कारण ये है, देखो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है भाई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से कम ऋणात्मक होती है। तो इसका कारण यही है कि जो फ्लोरीन परमाणु होता है इसकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होने के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डालना क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम अनुकूल होता है। इसकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होने की वजह से फ्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालना क्लोरीन परमाणु से कम अनुकूल है। अर्थात फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से कम ऋणात्मक होती है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए।
अगला परमाणविक गुण देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। विद्युत ऋणात्मकता, देखो जैसे ये अणु है, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु है ये, इसमें ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक सहसंयोजी बंध का मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, ये दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में नहीं रहता, बल्कि ये उस परमाणु की ओर खिंच जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता होती है अणु में किसी तत्व की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता, है ना। तो जो हैलोजन होते हैं ना, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, आवर्त में सबसे अधिक होती है। और सभी ज्ञात तत्वों में फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है। और ब्रोमीन की होती है 3, और ये क्लोरीन की होती है 3.2 होती है, और आयोडीन की होती है 2.7 विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी वर्ग में नीचे की ओर चलने पर तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, वो घटती है वर्ग में नीचे की ओर चलने पर। और आवर्त में, किसी भी आवर्त में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, क्योंकि आवर्त में हैलोजनों का जो परमाणु आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। अब देखते हैं वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण, देखो जो हैलोजन तत्व है ये बहुत अभिक्रियाशील अधात्में हैं। पहले भी बताया कि जो हैलोजन होते हैं ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्में होती है। देखो जो फ्लोरीन होती है ना, फ्लोरीन का सूत्र होता है F2, क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2, ब्रोमीन गैस का सूत्र होता है Br2, आयोडीन का सूत्र होता है I2। देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक पीले रंग की गैस है, पीले रंग की ये क्या है, गैस है। क्लोरीन जो होता है ये एक हरे पीले रंग की, हरे पीले रंग, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर की ये भी एक गैस है। ब्रोमीन जो होता है ये एक लाल रंग का द्रव होता है, ये लाल रंग का द्रव है। आयोडीन जो होता है ये एक बैंगनी रंग का ठोस है, बैंगनी रंग का ठोस है। तो जो हैलोजन होते हैं, हैलोजनों में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन लाल रंग का द्रव है, और जो आयोडीन है ये एक बैंगनी रंग का ठोस है। तो देखो जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अच्छा ये रंगीन क्यों होते हैं, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, देखो इसका कारण देखिए। हैलोजन के रंग उनके अणुओं द्वारा विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने हैलोजनों के रंग उनके अणुओं द्वारा विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं।
है ना। इस वजह से जो हैलोजन होते हैं वो रंगीन होते हैं। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि जो हैलोजनों के अणु होते हैं, हैलोजनों के अणुओं के द्वारा विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने के कारण ही हैलोजन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हैलोजनों के अणु होते हैं वो विकिरण मतलब दृश्य प्रकाश, जो हैलोजनों के अणु होते हैं वो विकिरण यानी कि दृश्य प्रकाश के भिन्न भिन्न क्वांटा अवशोषित करते हैं, और जिस वजह से वो भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। जो हैलोजनों के अणु होते हैं वो विकिरण के दृश्य प्रकाश के भिन्न भिन्न क्वांटा अवशोषित करके भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हुई हैलोजनों की, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। अब बात करते हैं हैलोजनों की आबंध वियोजन एंथैल्पी की। हैलोजनों की आबंध वियोजन एंथैल्पी। देखो जो हैलोजन अणु होते हैं, देखो ये F2 अणु है, फ्लोरीन का अणु है, क्लोरीन का अणु, ब्रोमीन, आयोडीन का अणु, इनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी दी हुई है। आबंध वियोजन एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में दी गई है। देखो आबंध वियोजन एंथैल्पी किसे कहते हैं? ये जो अणु है ना, अणुओं के बीच में से आबंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा चाहिए वही कहलाती है आबंध वियोजन एंथैल्पी, है ना। तो अणुओं के बीच में बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होता है ना। अब देखो अगर आप यहां से देखें, इस F2 अणु को छोड़ दें, तो जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान नियमित रूप से घटता है। मतलब बंध तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो परमाणु है ना, इनका आकार बढ़ता है। देखो तो उस हिसाब से ये जो F2 अणु है, इसमें जो इनके अणुओं के बीच में ये जो सहसंयोजक आबंध है, इसकी जो आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है ना, वो सब इनमें अधिक होनी चाहिए। ये एक अपवाद है भाई। आबंध वियोजन एंथैल्पी फ्लोरीन, ये जो FF बॉन्ड है, इसकी आबंध वियोजन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन से कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, होनी चाहिए थी फ्लोरीन की ज्यादा आबंध वियोजन एंथैल्पी, लेकिन इसकी कम होती है। तो ये एक असंगति है, एक अपवाद है। तो क्या कारण है कि जो फ्लोरीन के अणु के बीच में आबंध होता है, उसकी वियोजन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। तो इसका कारण ये है, देखो इस असंगति का कारण ये है कि F2 के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का सापेक्षतः अधिक होना है। जो फ्लोरीन का जो अणु होता है ना, उसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, है ना, परमाणुओं के पास में, FF परमाणुओं के पास में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है वो अधिक होता है। और क्लोरीन की तुलना में एक दूसरे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना फ्लोरीन में, ये एक दूसरे के ज़्यादा निकट होते हैं, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। तो इस वजह से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का सापेक्षतः अधिक होना ही इस असंगति का कारण है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड जो होता है ना, इस बॉन्ड की तुलना में ये बंध कमजोर होता है। इसीलिए जो फ्लोरीन की
आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है उसका मान क्लोरीन से कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कारण है फ्लोरीन की आबंध वियोजन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। तो उसका जवाब ये है कि F2 के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, क्योंकि क्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के ज़्यादा निकट होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर होते हैं। अब एक सवाल और लिखना है आपको, तो सवाल नोट करिए। फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा परबल ऑक्सीकारक है, परबल ऑक्सीकारक है। क्या कारण है कि क्यों फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा परबल ऑक्सीकारक है, क्यों? इसका कारण यह है, पहला कारण लिखो, FF आबंध की वियोजन एंथैल्पी कम है। दूसरा कारण है फ्लोराइड आयन की जल योजन एंथैल्पी उच्च होती है। मतलब जब फ्लोराइड आयन पानी के अणु से जुड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो इन कारणों की वजह से फ्लोरीन जो होता है ना, वो क्लोरीन से परबल ऑक्सीकारक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है ना। वर्ग 17 के तत्व क्या होते हैं, इनको हैलोजन क्यों बोलते हैं, इनकी उपलब्धता और परमाणुविक गुणों की प्रवृत्ति है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ा, और आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इनके भौतिक गुण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।